नमस्कार दोस्तों, दयामन जी के क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुप्तकालीन स्थापत्य कला। गुप्तकालीन स्थापत्य कला में हमने पिछले वीडियो में मंदिर जो थे गुप्तकालीन मंदिर पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन गुफाएं, गुप्तकालीन स्तंभ आदि हम पढ़ेंगे। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि जो गुप्तकालीन जो फर्स्ट ग्रेड का हमने शुरू किया था वो मैंने बोर्ड पे पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन अभी क्या चल रहा है कि यूट्यूब जो है ना वो 240 की क्वालिटी में वीडियो नहीं शो कर रहा है। जो नए जो चैनल हैं, छोटे चैनल हैं, उनके जो वीडियो हैं वो 240 में शो नहीं हो रहे हैं। और 360 में क्या है कि नेट बहुत ज़्यादा यूज होता था। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए जब तक ये समस्या यूट्यूब की दूर नहीं हो जाती है, मैं गुप्तकालीन जो साहित्य है यानी कि फर्स्ट ग्रेड की जो भी तैयारी है वो वीडियो बनाएंगे, वो आपको इसी माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला अपना है स्तूप। स्तूप क्या होता है? स्तूप दोस्तों संस्कृत और पाली से लिया गया है। स्तूप जो शब्द है वो संस्कृत और पाली भाषा से लिया गया शब्द है। ये ध्यान में रखना आपको। स्तूप क्या होता है? संस्कृत और पाली भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ढेर। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ढेर होता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ढेर, यानी कि ढेरी, यानी कि एकत्र जो करते हैं उसको ढेर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ढेर। एक गोल टीले के आकार की संरचना है, जो कि क्या है? एक गोल टीले के आकार की संरचना। जिस प्रकार का एक टीला होता है, रेत का टीला होता है गोल, उसी प्रकार की संरचना जो होती है वो स्तूप की होती है, जिसका प्रयोग वो पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। इस स्तूपों का प्रयोग किस लिए किया जाता था, क्यों बनाए जाते थे? इनका प्रयोग जो है वो पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता था। माना जाता है कि कभी यह बौद्ध प्रार्थना स्थल होते थे। जो स्तूप होते हैं वो क्या होते थे? बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल होते थे। ठीक है, अब देखते हैं गुप्तकालीन प्रमुख स्तूप कौन से हैं। तो गुप्त काल का जो प्रमुख स्तूप है वह है सारनाथ का धमेक स्तूप। सारनाथ का धमेक स्तूप, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। सारनाथ का धमेक स्तूप जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, और इसकी नींव अशोक के समय रखी गई थी। मौर्य वंश के शासक अशोक के समय इस स्तूप की नींव रखी गई थी। इस स्तूप की नींव कब रखी गई थी? अशोक के समय में रखी गई थी, और गुप्त काल में पूर्णतः तैयार हुआ। तो यह जो स्तूप है सारनाथ का धमेक स्तूप, इसकी नींव तो अशोक के काल में रखी गई थी, लेकिन यह बनकर पूर्णतः तैयार कब हुआ? गुप्त काल में तैयार हुआ था। बनकर के पूर्णतः तैयार कब हुआ था? गुप्त काल में पूर्णतः बनकर के तैयार हुआ था। अगला है जरासंध की बैठक। जरासंध की बैठक यह राजगृह बिहार में स्थित है। वैभव पर्वत पर चौकोर मचान बना हुआ है। वैभव पर्वत पर चौकोर मचान बना हुआ है, और इसका निर्माण भी गुप्त काल में हुआ था। जरासंध की बैठक का निर्माण भी कब हुआ था? गुप्त काल में इसका निर्माण किया गया था। गुफा स्थापत्य दोस्तों, प्राचीन समय में भारत में जो पर्वत की जो चट्टानें हैं उनको काट करके उसके अंदर गुफाओं में स्थापत्य जो कला है उसका नमूना बहुत ही शानदार है। बहुत ही शानदार चित्र मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं गुफाओं के अंदर। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो भारत में दोस्तों क्या है? सर्वप्रथम मानव निर्मित गुफाओं का निर्माण 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। भारत में सबसे पहले मानव निर्मित गुफाओं का जो निर्माण है वो 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। और इसमें मुख्य मुख्य गुप्तकालीन जो गुफाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? उदयगिरी की गुफाएं, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। उदयगिरी की गुफाएं जो है कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ये ध्यान में रखना आपको। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के विदेश सचिव वीरसेन का उदयगिरी लेख इसी गुफा पे मिलता है। चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उसके विदेश सचिव थे वीरसेन,
उनका उदयगिरी लेक इस गुफा में मिलता है। और दोस्तों ये जो गुफा है उदयगिरी की जो गुफा है उसमें गुफा संख्या 9, जिसको अमृत गुहा कहते हैं, यहाँ की सबसे बड़ी गुफा है, सबसे बड़ी गुफा है। गुफा संख्या 9 उदयगिरी की गुफाओं में गुफा संख्या 9 जो कि अमृत गुहा कहलाती है, यहाँ की सबसे बड़ी गुहा है, उदयगिरी की सबसे बड़ी गुफा है। उदयगिरी की गुफाओं को मिथ्या गुहा भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उदयगिरी की गुफाओं को किस नाम से जाना जाता है? मिथ्या गुहा के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है दोस्तों। अजंता की गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र में है, ये आपको ध्यान रखना है। अजंता की गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र राज्य में। कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में है। और कुल गुफा कितनी है? 29 गुफाएं। कुल कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं, जिसमें 3 गुफाएं, गुफा नंबर 16, 17 और 19 गुप्तकालीन है। 3 गुफाएं हैं, 16, 17 और 19 ये गुप्तकालीन गुफाएं। 1983 में 1983 में कब? 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अजंता की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है ना। अजंता की गुफाएं हैं वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कुल कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं। गुप्तकालीन गुफाएं कौन सी हैं? 3 गुफाएं हैं। कौन कौन सी? 16, 17 और 19। और 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल इसको घोषित किया गया था। अगली है बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं भी दोस्तों मध्य प्रदेश में है। इसमें कुल 9 गुफाएं। कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं हैं। और जो बाघ की गुफाओं में जो चित्रों का जो विषय है वो लौकिक जीवन है। कौन सा है? लौकिक जीवन से संबंधित यहाँ पर गुफाएं हैं। गुफा नंबर 4, 5 के चित्र सुरक्षित है, बाकी जो गुफाएं हैं उसका विध्वंस हो चुका है, समाप्त वो हो चुकी हैं। गुफा नंबर 4 और 5 के चित्रों को संयुक्त रूप से रंग महल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंग महल कहा जाता है। गुफा नंबर 4 और 5 के चित्रों को संयुक्त रूप से मिलाकर के क्या कहा जाता है? रंग महल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंग महल कहा जाता है। आगे दोस्तों स्तंभ। स्तंभ क्या थे कि जो पत्थर होते थे, बड़े बड़े शिलालेख होते थे, उन पर लेख लिखवाए जाते थे, उसको स्तंभ कहा जाता है। बड़े बड़े शिलालेखों पर लेख लिखवाए जाते थे राजा महाराजाओं के द्वारा, उसको स्तंभ कहा जाता है। तो गुप्तकालीन का जो महत्वपूर्ण स्तंभ है वो है महरौली का लोह स्तंभ। महरौली का लोह स्तंभ जो कि दिल्ली में स्थित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय इसका निर्माण हुआ था। और दोस्तों इस महरौली के लोह स्तंभ की खास बात है कि अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है, अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। इसके अलावा स्तंभ है बीलसंद स्तंभ, कहोम स्तंभ और भीतरी स्तंभ। ये स्कंदगुप्त के समय के हैं। किसके समय के हैं? स्कंदगुप्त के समय के ये स्तंभ है। इसके अलावा है एरण स्तंभ। एरण स्तंभ जो है वो संबंधित है बुद्धगुप्त और भानुगुप्त, बुद्धगुप्त और भानुगुप्त। इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति लिखी किसने थी? हरिसेन ने लिखी थी। और इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। किसकी? समुद्रगुप्त की जानकारी इसमें मिलती है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त की जानकारी किससे प्राप्त होती है? प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है, जिसकी रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। उदयगिरी अभिलेख। उदयगिरी अभिलेख जो है दोस्तों विदिशा मध्य प्रदेश, इसका निर्माण हरिसेन ने किया था। उदयगिरी अभिलेख का निर्माण किसने किया था? हरिसेन ने किया था। तो दोस्तों ये था अपना गुप्तकालीन स्थापत्य, जिसमें हमने पढ़ा स्तंभ, गुफाएं और विवार। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।